अगर आप जो भी कोर्स कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करना चाहते हो, पाइथन सीख रहे हो, जेंगो सीख रहे हो या नमपाई, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पूरा सीक्वेंस में देख सकते हो। यहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जेंगो का, पाइथन का, नमपाई का, या प्रोग्रामिंग टिप्स। आगे चल के मैं प्रोग्रामिंग न्यूज़ से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। और इसके साथ में ही अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। हमने क्या किया था कि डिटेल वाला जो पेज था इस पे हमने चॉइसेस की लिस्ट दिखाई थी। मतलब कि अगर अब हम किसी भी क्वेश्चन को क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड उसके चॉइसेस भी हमको यहाँ दिख जाएंगे। बैक बटन हमने बना ही लिया था, बैक से हम होम पेज पे चले गए। यहाँ पे अभी तक हमने 3 क्वेश्चन क्रिएट किए थे। इस पे से किसी भी क्वेश्चन पे हम क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जो चॉइसेस है वो दिख गई। अब नेक्स्ट वर्क हमारा ये है कि इसके अंदर जो चॉइसेस हमने बनाई है यहाँ से हम एक्चुअल में इन चॉइसेस पे क्लिक कर सके। और यहाँ पे हमने क्या किया था कि एक्सटर्नली मैंने थोड़े से यहाँ पे क्या किए हैं कि जैसे ये क्वेश्चन की आईडी ले आया था, मैं चॉइस की आईडी ले आया था, फिर इस चॉइस पे कितना वोट हुआ था वो ले आया था, और ये कौन से क्वेश्चन की चॉइस है वो ले आया था। तो असल में इसके लिए किया क्या था कि हम क्वेश्चन में आए थे, यहाँ पे 2 चीज़ें हमें मिलती है, हमेशा यही 2 ब्रैकेट मिलेंगे। एक तो सिंगल कर्ली ब्रेसेस के साथ में परसेंटेज का साइन मिलता है, और दूसरा है डबल कर्ली ब्रेसेस। इसमें जो ये पहला जो कर्ली ब्रेसेस के साथ में परसेंटेज मिलता है ये हमेशा आपको मिलेगा जब भी हमको बॉडी ओपन और क्लोज करना हो। मतलब कि ये काम हम कहाँ कर रहे हैं, या तो हम यहाँ पर कंडीशन है हमारे पास, या लूप है, या फिर हम फंक्शन बनाते हैं, क्लास बनाते हैं जहाँ पर हम इस तरीके का बॉडी ओपन करते हैं। तो एक्चुअल में हम हैं HTML पेज के अंदर, और यहाँ पर हमें जेंगो के क्लास से मीन्स की व्यू फाइल से जो डेटा हमने पास हमें HTML पे लाके शो कराना। इसीलिए भी आप जैसे यहाँ पर हमको मल्टीपल चॉइसेस हैं, तो मल्टीपल चॉइसेस है दैट मीन्स कि उसको हमें पहले लूप में लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको लूप में लिया, और लूप में लेने के लिए हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन डेटा है ये एक्चुअल में कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था हमारे व्यूज़ में से। हम अभी बात कर रहे हैं डिटेल मेथड की। डिटेल मेथड के अंदर अगर देखो तो हमने जो क्वेश्चन निकाला था इसको हमने क्या किया था, जो हम रेंडर यूज कर रहे थे, जो कि हम रिटर्न कराते, उसके अंदर हमने 3 पैरामीटर दिया था। पहला रिक्वेस्ट है, दूसरा हमारा वो HTML की फाइल जहां पर डेटा जाना था, और तीसरा जो डेटा जाना था, डेटा कहाँ जाना था और डेटा क्या जाना था। तो डेटा क्या जाना था इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी ली और डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चन डेटा करके एक हमने की बनाया, और उस की वैल्यू जो है वो पूरा क्वेश्चन है। मतलब कि ये क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे हमने ले लिया था। अब दोबारा से हम अगर डिटेल वाली फाइल पे चलें तो यहाँ पे ये जो डॉट करके चॉइस सेट लगा हुआ है, अगर याद हो तो ये मॉडल जो हमने मॉडल है हमारा, ये मॉडल्स जो हमने लिया है इसके पेरेंट क्लास के ये मेथड्स हैं। ये क्या कर रहा है, ये चॉइस सेट का यूज करते ही, मतलब कि इसमें जो ये पहला चॉइस लिखा गया है ये है हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम। हम इसको चल के चेक कर सकते हैं। तो हम आते हैं इस पे, ये मैंने ओपन कर रखा है, हमारे डेटाबेस का नाम था पाइथन डेमो। इसमें 2 टेबल हमने खुद से बनाई थी, एक था क्वेश्चन और एक था चॉइस। क्वेश्चन की टेबल ये रही, इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, 2, 3 ये आईडी है इसकी, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारे पास चॉइसेस हैं उसका टेबल ये है। तो इस डेटाबेस टेबल की अगर नाम को देखा जाए तो पोल्स जो आगे लिखा हुआ है इसको मत ध्यान दो, क्योंकि ये पोल्स जो है ये प्रीफिक्स है। मतलब कि जो हमारा पोल्स वाला टेबल है, पोल्स वाला जो एप्लीकेशन है उसके लिए ये चॉइस वाली टेबल बनाई गई है। ये प्रीफिक्स हर जगह लेकर चल रहे हैं, क्योंकि याद होगा हम जेंगो के अंदर मल्टीपल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और जब हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, मतलब कि अगर हमें जेंगो के अंदर कोई भी टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए, सिंपली हम मॉडल के अंदर जाते हैं, मॉडल के अंदर जाके हम उसके नाम से क्लास बना देते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन के नाम से क्लास बनाई और इसमें हमने पेरेंट क्लास को कॉल कर लिया। ये मल्टी लेवल का कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन जो है ये एक चाइल्ड क्लास है और ये एक पेरेंट क्लास है जिसको हमने कॉल किया है। तो वैसे यहाँ पे हमने नाम तो दिया था क्वेश्चन, और अगर हम बात करें दूसरे क्लास की तो उसका नाम हमने दिया था चॉइस। यहाँ कहीं भी हमने ये नहीं दिया था कि ठीक है पोल्स अंडरस्कोर और इसके बाद में चॉइस। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए तो डेटाबेस में टेबल का नाम बना है पोल्स से। ये इसीलिए क्योंकि हमने इसको डिफाइन किया था हमारे मेन स्ट्रक्चर के अंदर। कुछ चीज़ें हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन या पीछे की चीज़ें छूट रही हो वो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम चलते हैं हमारे माई साइट वाले फोल्डर पे।
ये फोल्डर अगर याद हो, इसी फोल्डर में हमारे मेन स्ट्रक्चर का जो है क्या कहते हैं, सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, सारी की सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। इसी में से हम अगर देखें तो settings.py एक फाइल थी। इस फाइल को अगर हम देखें तो इसी के अंदर हमने ये डिफाइन किया था कि हमारे एप्लीकेशन का नाम क्या है। और हमने डेटाबेस डिफाइन किया है। और जस्ट सेक, ये आ गया pols.apps और pols config, ये आ गया यहाँ पे। यहीं से जो हमने इंस्टॉल्ड ऐप था, बाकी सब तो हमको मिल रहा था कि एडमिन है, ऑथ है, कंटेंट टाइप है, सेशन है, मैसेज है, स्टैटिकल फाइल्स है। यही पोल्स जो है, यही हमारे फाइल का नाम था। इसी की वजह से, इसी को जो हमने हमारे मेन ज़ेंगो के फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर में डिफाइन किया था एप्लीकेशन, इसी की वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रीफिक्स जनरेट कर रहा है। और इसी के लिए नहीं, अगर हम हमारी डेटाबेस के सभी टेबल्स को देखें, ये सभी जो एप्लीकेशन है, जैसे ऑथ वाले हो गए सारे के सारे, या ज़ेंगो एडमिन हो गया, ज़ेंगो एडमिन हो गया, फिर हमने हमारे एप्लीकेशन से 2 टेबल बनाए पोल्स करके, तो ये वहीं से जो हमने हमारे मेन स्ट्रक्चर के सेटिंग में डिफाइन किया था, ये वहीं से प्रीफिक्स लेता है। और इसी की वजह से दोबारा से अगर हम वापस आएँ हमारे कोड पे, इसको हम हटाते हैं, वापस आते हैं, मॉडल्स का काम नहीं है, हम बात कर रहे थे व्यूज़ पे। तो व्यूज़ से होते हुए एक्चुअल में हम थे डिटेल्स पे। तो असल में इसने क्या किया, ये चॉइस लिया और इसके बाद में हमने जो ये अंडरस्कोर सेट लगाया, इसकी वजह से उसने जितना भी उसके अंदर से डेटा था एक क्वेश्चन की आईडी पे पड़ा हुआ, उसको हमने डॉट ऑल के नाम से एज अ सेट के फॉर्म में रिसीव कर लिया। और फिर उसको उठा के हमने डाला कहाँ, चॉइसेस में। ये चॉइस क्या है, ये फॉर लूप में हम इसी तरीके से करते हैं। ये इनिशियलाइज होता है जिसके अंदर वैल्यूज 1 बाय 1 आती है। यहाँ पे हमने इन ऑपरेटर का यूज किया, तो ये 1 बाय 1 वैल्यू को देगा और वो 1 बाय 1 जो भी चॉइसेस है वो यहाँ पर शो कराएगा। इसी तरीके से हमने इस चॉइस में से चॉइस टेक्स्ट निकाल लिया, इसकी प्राइमरी की हमने निकाल ली, चॉइस में एक वोट्स नाम का फील्ड था वो निकाल लिया, और क्वेश्चन की आईडी निकाल ली। अगर हम इसको जाकर यहाँ पर चेक करें तो वही चीज़ हमें यहाँ मिल रही है। ये है हमारे यूजिंग पाइथन लैंग्वेज या यूजिंग PHP लैंग्वेज। इसकी प्राइमरी आईडी है 2 और 3। इसको हम चल के अगर यहाँ पर देखें तो ये हमें मिल रही है कि ठीक है 2 और 3 पे अगर देखो, यूजिंग पाइथन लैंग्वेज, यूजिंग PHP लैंग्वेज, मतलब कि ये दोनों प्राइमरी की थी। दूसरी चीज़, वोट 0 था, तो वोट जो है यहाँ पर भी 0 है। इन दोनों की क्वेश्चन आईडी 1 थी, वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल गया। तो एक छोटा सा यूज केस था कि हम HTML फाइल के अंदर एक बार डेटा मिल गया तो जितना भी डेटा मिला है हम वो सब कुछ शो करा सकते हैं। ये बताने का रीज़न क्या था कि ये पता चल जाए कि हाँ वाकई में हम डबल कर्ली ब्रेसेस जो होता है इसके अंदर हम वैल्यूज़ को शो कराते हैं। बाकी जो हम ये सिंगल कर्ली ब्रेसेस परसेंटेज के साथ ले रहे हैं, ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग सिंटैक्स होता है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। नेक्स्ट जो हमारा काम है, हमको अब वोटिंग करानी है, मतलब कि हम एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म के बिहाफ पे जो डिटेल्स के बाद में सेकंड हमने बनाया था वोट, उसके लिए हम यहाँ पर फैसिलिटी देंगे कि ठीक है कोई आता है वो यहाँ से रेडियो बटन पे क्लिक करे और वोट पे क्लिक करे, तो यहाँ पर ये काउंटडाउन बढ़ जाए। ठीक है, सो ये वाला URL जैसे हमने चेंज किया था हमारे इंडेक्स में, उसी तरीके से इसको भी हमने चेंज कर दिया। पोल से इसको हमने कर दिया URL पोल्स में, और ये इंडेक्स पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्स का जो मेथड है ये हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड है। इसके थ्रू हमारे पोल्स के ही एप्लीकेशन खुलेगा, और जो उसके लिए हमने पोल्स वाला ही पेज खुलेगा, मीन्स एप्लीकेशन खुलेगा, और उसमें हमने index.html फाइल बनाई थी, वो डिटेल को उस पर ले जाएगा। तो उसी के लिए हमने यहाँ पर कह दिया कि ठीक है तुम पोल्स में से जो इंडेक्स नाम का मेथड है उसको कॉल करना और वहाँ पे पहुँच जाना। फाइनली हमको बनाना है यहाँ पे फॉर्म। तो अब जो हमने ये लिस्ट वाला काम किया था ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो इसको अभी के लिए हम कर देते हैं कमेंट। कंट्रोल के साथ में / दबाना है, कमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हमारा काम क्या है कि हमको एक फॉर्म क्रिएट करना है कि ताकि हम वोट कर सकें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रिएट अ फॉर्म फॉर वोटिंग।
इसके बाद में आते हैं नीचे। HTML में जिस तरीके से हम फॉर्म क्रिएट करते हैं, चाहे जिस लैंग्वेज में चले जाओ, अगर हम वेब डेवलपमेंट के अंदर हैं तो डिटेल हमको HTML के पेज से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि पाइथन है वहां तक पहुंचाने के लिए हमको फॉर्म ही मिलता है। तो HTML का जो फॉर्म है हम उसी फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम फॉर्म कॉल करते हैं फॉर्म को, और इस फॉर्म को हमें बंद भी करना है तो हम अभी के अभी इसको तुरंत बंद भी कर लेते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, हमेशा 3 चीजें चाहिए होती हैं फॉर्म को, क्योंकि अब फॉर्म है तो फॉर्म का एक सिंटेक्स है। इसके अंदर सबसे पहली चीज चाहिए होता है हमें एक्शन। इस एक्शन के अंदर एक्चुअल में क्या जाता है, इस एक्शन के अंदर आपके उस फाइल का URL जाता है जहां पर कि इसको डेटा ले जाना है। मतलब कि जैसे हमारे केस में हमको डेटा कहां ले जाना है, views.py के फाइल पे ले जाना है, और इसमें भी हमको डेटा किसी एक मेथड पे ले जाना है। ऐसा नहीं है कि बस फाइल पे ले जाके पटक देना है। हम डिटेल्स के मेथड पे थे, डिटेल्स के मेथड से होते हुए अब हमें जाना है रिजल्ट पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको एक्शन देंगे कि ठीक है तुम व्यूज के रिजल्ट तक जाना, या फिर हमको अगर वोट्स तक ले जाना है तो वोट्स तक जाना है, या फिर डिटेल जहां जिस भी मेथड पे हम ले जाना चाहते हैं। जरूरत बस ये होती है भेजने के बाद में वहां पे हमें वो रिसीव करना होता है। तो ये तो हो गई पहली चीज, एक्शन। दूसरा जो हमको यहाँ पर मिलता है वो मिलता है कि हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं। मेथड हमेशा नॉर्मली हमको गेट और पोस्ट मिलता है। पोस्ट मेथड का मतलब ये होता है कि हम डिटेल्स को URL में शो करा के नहीं ले जाते हैं। मतलब कि जैसे हम अपने क्या कहते हैं ब्राउजर पे फिर से आए तो यहाँ पे जो ये URL दिख रहा है इसमें 1 दिख रहा है। ये 1 क्या है, ये क्वेश्चन की आईडी है। अब ये क्वेश्चन की आईडी अगर URL में जा रही है मतलब कि यूजर को पता चल रहा है ना कि अच्छा हाँ ये 1 है, मतलब कि मैं इसकी जगह पे 45 भी डाल दूं और एंटर कर दूं, पता चला वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसको एरर मिलेगा। लेकिन यूजर इतना सेंस और इतना दिमाग लगा ले गया कि ठीक है ये 1 की जगह पे मैं 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकता हूं और मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ऐसी चीजों को छिपाने के लिए ही हम डेटा को पोस्ट के थ्रू ले जाते हैं। अदरवाइज अगर URL के थ्रू ले जाना है तो हम गेट के थ्रू ले जाते हैं। मैटर बस यही करता है, हम यहाँ से जैसे उसको पास किए हैं वैसे ही हम पाइथन में रिसीव करेंगे। यहाँ से अगर हम पोस्ट मेथड से पास कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम पोस्ट मेथड से ही रिसीव करेंगे, या फिर यहाँ से हम गेट से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हम गेट से ही उसको रिसीव करेंगे। यही 2 चीज़ हमें चाहिए होती है हमारे डिटेल्स को भेजने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो URL ही हमको चाहिए था, मतलब कि अभी हमने जस्ट ऊपर URL क्रिएट किया था, वही URL हमें यहाँ पर भी क्रिएट करना है। तो उसी URL का यूज हम यहाँ पर भी करेंगे, और यहाँ पर हम डबल कोट लेते हैं और यहाँ पर भी डबल कोट ही लेते हैं। ठीक है, URL को कॉल करें जैसा हमने इंडेक्स में किया, और जस्ट अभी क्या कहते हैं थोड़ी देर पहले हमने ऊपर यहाँ पे किया, क्योंकि बात कर रहे हैं एक्शन की। एक्शन में भी इसको चाहिए है URL, और इस टाइम इसको URL चाहिए है इंटरनली, मतलब कि हमारे व्यूज के मेथड का URL चाहिए। तो ठीक है, हम इसको बोलते हैं कि तुम जो है पोल्स के अंदर तुम्हें जाना है और पोल्स में तुम्हें वोट वाले मेथड पे जाना है। मतलब कि हम बात कर रहे हैं इस वोटिंग के मेथड की, वो आएगा यहाँ पर। इतना हमने इसको कह दिया कि ठीक है तुम्हें वोट तक जाना है, और असल में लेकर क्या जाना है, किसके बिहाफ पर जा रहा है ये। तो हमको जो यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है वो मिल रहा है सब कुछ क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे, सारा काम हो रहा है क्वेश्चन आईडी के बिहाफ पे। तो वही क्वेश्चन आईडी हमको यहाँ से भी पास करनी है। तो हमने क्या किया, जो हमारी क्वेश्चन आईडी थी, क्वेश्चन में से जो हम आईडी निकाले थे उसको पास कर देते हैं। और याद रहे ये जो था ये हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन ना होकर हमने क्या बना दिया था, क्वेश्चन डेटा। क्योंकि इस वाले फाइल पे यानी detail.html फाइल पे जो डिटेल हमें रिसीव हुई है वो मिला है हमें व्यूज के डिटेल से, यहाँ से, और उसी के डिटेल्स का यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्शन में बता दिया कि ठीक है यूजर जो कोई भी वोटिंग कर रहा है उसको वोट नाम के मेथड पे ले जाना है, और असल में उसके साथ में तुम्हें ले जानी है क्वेश्चन की आईडी। और हमारा जो मेथड है वो क्या है, पोस्ट मेथड। इसको हम पोस्ट और गेट दोनों से करके देखेंगे। ठीक है, पोस्ट मेथड के थ्रू हो गया। इसके साथ में हमने बात की थी कि जेंगो हमें सिक्योरिटी फीचर्स देता है। मतलब कि सबसे पहला जो एंट्री लेवल होता है किसी भी हैकिंग का, कोई भी तरीका होता है उसमें किसी भी वेबसाइट को हैक करने का सबसे पहला एंट्री पॉइंट होता है उस प्लेटफॉर्म का फॉर्म। कोई भी फॉर्म हो, साइन अप फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, अगर हमने वहाँ पर
किसी भी सस्पिशियस एंट्री को नहीं रोक रखा है तो प्रॉब्लम होगी कि वो बहुत आसानी से उसमें जावास्क्रिप्ट के कोड को इनबिल्ड कर सकता है या किसी भी कोड को इनबिल्ड कर सकता है जो कि हमारे डेटाबेस में जाकर हमारे डेटाबेस की डिटेल्स को प्रॉब्लम कर सकता है। इसी के लिए एक होता है CSRF टोकन। CSRF टोकन जो है ये एक टर्म चलता है क्या कहते हैं SQL इंजेक्शन का। SQL इंजेक्शन एक्चुअल में यूज किया जाता है कि आप SQL की क्वेरियां इस तरीके से लिखो या SQL तक डेटा इस तरीके से भेजो कि कोई भी उसमें इजीली एंट्री ना कर पाए। तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए हम CSRF टोकन का यूज करते हैं। तो CSRF अंडरस्कोर टोकन दिख रहा है, इसको एंटर करते ही हमें सिंटैक्स मिल गया। ये काम हो गया हमारा। इसके बाद में अब हमारा काम क्या है कि याद होगा हमने चॉइसेस ली थी, सेम टू सेम फॉर लूप चलाया था, यही फॉर लूप हमको फिर से चाहिए है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कोड लिखने से अच्छा है हम कोड का रीयूज कर लेते हैं। तो CSRF के अंदर हमने इसको पेस्ट किया। सॉरी CSRF कह रहा हूँ, CSRF का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली बस सस्पिशियस एंट्रीज को रोकेगा। हमने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया, फिर से सारी की सारी चॉइसेस गेट की और उसको 1 बाय 1 हमें दिखाना था, लेकिन इस बार एक्चुअल में हमें वो इस तरीके से नहीं दिखाना है, लिस्ट के अंदर नहीं दिखाना है। तो यहाँ से हम लिस्ट हटा देते हैं, लेकिन हमें चॉइसेस तो चाहिए थी क्योंकि चॉइसेस हमारे पास असल में 2 है और असल में हम ज़ैंगो के अंदर इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी टाइम हम वोटिंग की डिटेल्स को डायरेक्ट ले जाएंगे, वोट के थ्रू डेटाबेस में अपडेट भी करेंगे यहीं से। तो फॉर लूप चल गया, चॉइस हमको मिल गई है। चॉइस के साथ में अब अगर हमें कोई भी डिटेल्स का इनपुट चाहिए तो उसके लिए हमें मिलता है इनपुट का टैग, इनपुट का टैग मिलता है। उसी इनपुट का टैग का यूज करके ही हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म के अंदर यूज़र नेम बनाना हो तो उसके लिए हम टैग्स लेते हैं, मोबाइल होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, अलग अलग तरीके के हमको टाइप मिलते हैं इनपुट के, तो उसी का यूज हमें यहाँ पर करना है। तो इनपुट हमने लिया। अब हमारे पास जो है वो क्या है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस तरीके की चॉइसेस के लिए आपने देखा होगा कि आपको मिलते हैं रेडियो बटन, वही रेडियो बटन हमें भी चाहिए है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइप है वो हो जाएगा रेडियो का, रेडियो हो गया। इसके साथ में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो है नेम। इस नेम के अंदर हम जो कुछ भी लिखेंगे उसी को एक्चुअल में हम रिसीव करेंगे हमारे व्यूज की फाइल पे। मतलब कि इसको आप समझ लो वेरिएबल या जो भी समझना है आप समझ सकते हो। एक्चुअल में इस फॉर्म के अंदर यही नेम जो है यही इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को होल्ड करता है। तो इस नाम को आप रिलेवेंट दो, जैसे कि हम चॉइस दे दिए क्योंकि हम चॉइस की ही बात कर रहे हैं। इसके बाद में ज़ैंगो के अंदर काफ़ी कुछ देख ही चुके हो कि हम काफ़ी चीज़ें डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनली पहले से ही डिफाइन पड़ा है और काम कर रहा है। वैसे ही हम यहाँ पर देने वाले हैं आईडी, और आईडी के अंदर असल में हम क्या करेंगे कि जो चॉइस हम यहाँ पर यूज करेंगे वो मल्टीपल चॉइस है। मल्टीपल चॉइस का मतलब कि मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें से कोई भी एक ऑप्शन हमें चूज करना है। तो हमने यहाँ पर आईडी क्रिएट की और आईडी के अंदर भी हमने क्या किया कि जो हम चॉइस लेकर आए हैं लूप से, वही लूप के चॉइस को हम यहाँ पर फिर से गेट किए और इसमें से फिर हमने क्या किया, कर्ली ब्रेसेस का यूज किया एंड देन इसके अंदर हमें फिर से लूप चलाना है। तो हमने फॉर लूप को चलाया। इस तरीके से भी फॉर लूप को चलाया जा सकता है, क्यों, केवल और केवल काउंटर करने के लिए, मतलब कि काउंट करने के लिए कि कितनी बार वो चला है। तो इससे असल में होगा क्या, जब हम PHP जैसी लैंग्वेज में होते हैं तो वहाँ पे हम आईडी के थ्रू क्या करते हैं, हमको जब जावास्क्रिप्ट लेवल वर्क करना होता है तो हम आईडी में वैल्यूज़ को पास करते हैं और जावास्क्रिप्ट में उस वैल्यू को रिसीव करके हम काउंट या जो भी वैल्यू है उसको रिसीव करके हम एजेक्स के थ्रू भी हमारे फॉर्म को सबमिट कराते हैं। वैसा ही काम असल में यहाँ पर जो है ज़ैंगो इंटरनली करने वाला है। तो हमने क्या किया, आईडी बनाई। आईडी के अंदर जो हम अभी ऊपर फॉर लूप बनाए थे उसकी चॉइस को लिया और उसमें से हमने क्या किया, हमने जो एक
फॉर लूप चलाया इंटरनली और डॉट करके काउंटर कर लिया कि ये फॉर लूप कितनी बार चलेगा, मतलब कि 1 बार 2 बार 3 बार जो भी चले। ये हो गया। इसके बाद में जो थर्ड चीज है, जैसे एक तो था नेम का काम पता चल गया कि ये वैल्यू को होल्ड करेगा और इसी के बिहाफ पे इसी चॉइस नाम को ही हम लेकर पहुंचेंगे व्यू पे। वैसे ही दूसरी चीज है व्यू। व्यू किस लिए होता है? व्यू के अंदर हम जो कुछ भी देते हैं उसको हम देख सकते हैं। व्यू कह रहा हूं मैं, ये असल में होता है वैल्यू। वैल्यू के अंदर हम जो कुछ भी देते हैं उसको हम देख सकते हैं और वैल्यू का यूज किया जाता है फॉर्म को एडिटेबल बनाते समय। मतलब कि मान लो हमने डेटाबेस में यूजर का फॉर्म की डिटेल्स जो थी वो सेव करके रखी है और यूजर ने ठीक है अपना अकाउंट बना लिया और अब वो आया दोबारा से लॉगिन किया और वो देख रही है, अपनी प्रोफाइल को देख रहा है। प्रोफाइल को देखने के साथ में वो चाहता है उसमें कुछ चेंज करना। उस समय पे जब वो एडिट पे जाए तो उसको जितने भी फील्ड हैं वहां पर उसका नाम लिखा हुआ दिखे, फील्ड्स दिखे, ताकि वो वहां से चीजों को चेंज कर पाए। वैसे ही यहां पर हम चॉइस की आईडी दे देते हैं। तो हमने चॉइस को कॉल किया और डॉट, इसमें से हमने इसकी आईडी निकाल ली। ठीक है, इतना काम हो गया। दूसरा काम क्या है, हमको फॉर्म के अंदर एक लेबल नाम का टैग मिलता है। ये लेबल असल में क्या होता है, ये शो कराने के लिए होता है कि ठीक है हम किसके लिए वोट कर रहे हैं या जो भी वैल्यू हो। तो असल में यहाँ पर हम किस चॉइस के लिए वोटिंग करने जा रहे हैं वो नाम दिखाना जरूरी है, क्योंकि इतना लिखने से अभी क्या हुआ है कि एक छोटा सा रेडियो बटन आपको दिखेगा, लेकिन उस रेडियो बटन पे क्लिक करके वोटिंग करने पे उसकी वैल्यू हमें चॉइस के बिहाफ पे व्यूज में मिल जाएगी। दूसरा, असल में हमको ये भी जानना जरूरी है कि हम वोट कर किसके लिए रहे हैं। तो हमने लिया लेबल और इस लेबल टैग को हम पहले बंद कर देते हैं। तो हमने लेबल टैग को बंद भी कर दिया। अब इस लेबल के अंदर यहां पर हमको क्या दिखाना है, चॉइस का टेक्स्ट दिखाना है। तो ठीक है, हम चॉइस का टेक्स्ट दिखाते हैं। सारी वैल्यू हम लूप से लेकर आ रहे हैं, चॉइस हो गया और इसके बाद में चॉइस का टेक्स्ट हो गया, निकल आया। दूसरा काम क्या है कि इस लेबल का भी हम सेट कर देते हैं फॉर। एक हमको मिलता है फॉर कीवर्ड। ये किस लिए मिलता है, ये बताने के लिए कि ठीक है ये जो लेबल आपने यूज किया है, ये लेबल टैग जो है किसके लिए यूज किया है। तो असल में हमने इसका यूज किया है चॉइस के अंदर। फॉर हम कर किस लिए रहे हैं, इसके अंदर हमने दे दिया चॉइस को लिया और चॉइस के टेक्स्ट को दे दिया, ताकि ये चॉइस के टेक्स्ट को ना दे रहे थे हमने ये जो दिया था ये हमने दिया था आईडी के लिए, कि जो हमारा फॉर लूप काउंटर था। इससे क्या होगा कि ठीक है ये आईडी निकाल के लेके आएगा कि हमने जो ये चॉइस दी थी, ये चॉइस दी थी किस आईडी के लिए, 1 2 3 4 जो भी था, और उससे रिलेटेड जो भी उस चॉइस का टेक्स्ट था वो आ जाएगा। ये इतना हो गया। दैट मीन्स कि ठीक है, इसको पहले हम रन करके देखें कि इसका हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। और ये रन करने से पहले एक बार हम टर्मिनल देख लेते हैं। ठीक है, टर्मिनल पे अभी हमको कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, सब कुछ 200 पे है। दैट मीन्स कि नो एरर। तो फाइनली एक बार हम अपने इस पेज को रन करते हैं। क्या मिल गया हमें, हमारा चॉइस भी मिला और उसके साथ में हमको रेडियो बटन मिला। और रेडियो बटन में जो हमने इनपुट दिया था और उसमें जो आईडी ले ली थी हमने, उसी की वजह से क्या हो रहा है, एक बार में एक ही रेडियो बटन चूज हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है, नॉर्मल केस में अगर HTML में बनाओगे तो उसमें क्या कहते हैं, या PHP पे बना रहे हो तब भी ये अगर हम इस केस को ना यूज करें, आईडी ना सेट करें, तो ये एक बार में मल्टीपल रेडियोस को चूज करता चला जाता है। तो ठीक है, इतना काम तो हमारा हो गया कि हमने चॉइस भी दे दी और क्या कहते हैं हमने ये सेट भी कर दिया। लेकिन वहां पे ध्यान दिया कि दोनों एक लाइन में आ रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अब ब्रेक को हम यहाँ पे ही लगा सकते हैं। ब्रेक को हम HTML में यूज करते हैं नई लाइन के लिए, जैसे हम पाइथन में /n यूज करते हैं स्ट्रिंग के अंदर, वैसे यहाँ पर हम BR का यूज कर रहे हैं ताकि हमको एक नई लाइन मिल जाए। ठीक है, ये नई लाइन तो हो गई। इसके साथ में अभी जो हमने फॉर्म बनाया उसमें सबमिट बटन नहीं बनाया है, तो हम एक सबमिट बटन बना लेते हैं और इसमें इनपुट टाइप हो जाएगा हमारा सबमिट। और सबमिट के बाद में इसकी वैल्यू जो हम देना चाहें वो दे सकते हैं, यानी कि जो भी यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे वही बटन के ऊपर दिखेगा। तो हमने यहाँ पर दे दिया वोट। ठीक है, एक बार इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि फाइनली हमको
हमारा ये जो फॉर्म है ये दिख कैसा रहा है। एक बार रिफ्रेश किया, ठीक है। अब वही सेम चीज कि यहाँ पर भी हमें स्पेस नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एक BR दे सकते हैं। तो ये हमारा लूप बंद हो गया था, ठीक है। इसी के जस्ट बाद में यहाँ पर हम BR दे देते हैं। बात रही इस बटन को ब्यूटीफाई करने की, तो इसके लिए आप जो चाहो वो CSS लगा सकते हो और उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो अब एक बार हम अपने कोड को फिर से रन करें, स्पेस मिल गया, ठीक है। मतलब कि हमारा काम हो गया। हम बैक जाके किसी और क्वेश्चन पे जाएं तो भी हमें मिल रहा है, ठीक है, कोई भी एक। मतलब कि हमारा चॉइस बन गया है। अब बात क्या रह जाती है कि इसके ऊपर क्लिक करके हमको वोटिंग करानी है। वोटिंग करानी है प्लस इसके साथ में इसको हमें पास भी करना होगा, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम इस वैल्यू को पास करें। उससे पहले एक चीज और हम कर सकते हैं अभी साथ के साथ, जैसे कि थोड़ा सा हम एडवांस लेवल पे हैं, तो याद होगा हमने एरर हैंडल किया था एक बार। उसी एरर हैंडल के केस में ही हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर कोई भी एरर आता है तो उस एरर को हम हैंडल कर सकें। यानी कि जैसे कि हम कुछ भी किए और उससे रिलेटेड कोई भी एरर मैसेज आया, तो वो एरर मैसेज हम यहाँ पर कंडीशन के बिहाफ पे शो कर सकते हैं कि जैसे कि इफ अगर कोई भी एरर मैसेज आया। अब ये एक्चुअल में क्या है, ये हमें ज़ेंगो फैसिलिटी दे रहा है, ठीक है, कि हम इसको यहीं के यहीं चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर मैसेज आता है तो हम उसको यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो शो कराने के लिए हमने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ को हमने बंद कर दिया और इसी के अंदर हम जो कोई भी मैसेज है वो शो करा देते हैं। तो असल में अगर एरर मैसेज आया है, इस कंडीशन का मतलब क्या होता है जो हमने यहाँ पे लिखा, इफ एरर मैसेज, मतलब कि अगर एरर मैसेज मतलब कि इसमें कोई वैल्यू अगर हमें मिल रही है तो हम इस लूप को चला देंगे, इस कंडीशन को चलाएंगे। और इस कंडीशन के अंदर अगर एरर मैसेज मिला है तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं, शो हो जाएगा। और हमने यहीं पर इफ को बंद कर दिया। तो ये फाइनली इतना काम हो गया है। इसके बाद में दूसरा जो काम हमारा बचता है, दूसरा काम ये बचता है कि अब फाइनली हमको चलना है हमारे URL पे, और URL पे चल के ये बताना है कि ठीक है तुमको ये जो डेटा है ये कहाँ लेकर जाना है। तो URL पे आए हम, URL पे वोट वाला था ये, यहाँ पर क्वेश्चन ID पड़ी हुई है, स्लैश करके वोट है और व्यूज़ के अंदर वोट पे जाना है, ये इसमें सजेस्ट करके रखा गया है, ठीक है। मतलब कि ये काम हमने कर रखा है। अब इसके आगे हमें कहाँ जाना है, वोट वाले मेथड पे। वोट वाले मेथड पे हम आए यहाँ पर। वोट वाले मेथड के अंदर हमें क्या करना है, चॉइसेस वगैरह हमने सब पहले से ही ले रखा था, अब हमें सिंपली उसको रिसीव करना है। तो क्वेश्चन ID हम ले ही रहे थे, हमें वैल्यू मिल रही थी, ठीक है। यहीं पे जो हमने रिटर्न कराया था, इसके अलावा अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम उस क्वेश्चन को गेट कर लें जो हम लेकर आए हैं। तो हमने एक वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, याद होगा हम ऊपर अब जो है गेट ऑब्जेक्ट और 404 ले रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या हो जा रहा है, जो हम 4 लाइन का ट्राई एक्सेप्ट लिखते थे वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर ठीक है क्वेश्चन के अंदर ये प्राइमरी की क्वेश्चन आ रहा है तो वो उसका हैंडल करेगा, अदरवाइज वो सीधे एरर मैसेज पास कर देगा। वही एरर मैसेज हमने क्या किया, यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है कि ठीक है अगर वोटिंग का क्या कहते हैं ID जो है गलत है क्वेश्चन की, तो तुम जो है पहले ही उसको हैंडल कर लो। तो गेट ऑब्जेक्ट और 404 और इसके अंदर फिर हम हमारे मेथड को कॉल कर लेंगे, क्वेश्चन मेथड मतलब कि मॉडल, हमारा जो मॉडल्स के अंदर से हम क्वेश्चन लेकर आ रहे थे, क्वेश्चन वाली क्लास वो, और इसके अंदर से हमने क्या निकाल लिया, प्राइमरी की, जो कि हम पहले ऊपर भी कर चुके हैं। तो प्राइमरी की में से हमने क्या निकाला, क्वेश्चन और अंडरस्कोर ID। अब ये क्वेश्चन ID हमने कहाँ से निकाली है, ये हमने चॉइस के बिहाफ पे निकाली है, क्योंकि हम अभी तक जो टेबल था वो चॉइस वाला था। यहाँ पर जिस टेबल के अंदर हम थे वो था चॉइस वाला, और उस चॉइस टेबल के अंदर जो फील्ड का नाम है वो क्या है, क्वेश्चन अंडरस्कोर ID। इसको हम चल के यहाँ से देख सकते हैं, फील्ड का नाम क्या है, क्वेश्चन अंडरस्कोर ID, ठीक है। दैट मीन्स कि हमने क्या किया,
क्वेश्चन आईडी को ले लिया। अब दूसरा काम क्या है, यहां पे हमें हैंडल करना है एरर को। मतलब कि अगर यूजर चॉइस को सिलेक्ट कर रहा है या नहीं, उसको हैंडल करना है। इसको हैंडल करने के लिए मतलब कि यूजर ने चॉइस को क्लिक किया कि बिना क्लिक किए ही वोट बटन पे क्लिक कर दिया, ऐसा जो सिनेरियो आएगा उसके लिए हम पहले ही यहां पर उसको हैंडल कर लेते हैं। तो जो कोई भी इनपुट आने वाला है वो कहां से आ रहा है, हम अगर एक बार फिर से हम अपने डिटेल पे जाएं तो डिटेल वाले फॉर्म पे हमको दिख रहा है कि ठीक है, हमने चॉइस नाम का एक बना रखा है नेम और नीचे बटन है हमारा। तो हमको ये देखना है कि ठीक है सिलेक्टेड चॉइस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और यहाँ पर ये सारा काम किससे होगा, इसी नेम वाले फील्ड से होगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाए हम सिलेक्टेड अंडरस्कोर चॉइस। इस वेरिएबल के अंदर हमें क्या चाहिए, जब भी हम कोई भी वैल्यू रिसीव करते हैं हमारे मेथड में, तो हम उस मेथड में क्या कहते हैं, उस वैल्यू को किसी न किसी वेरिएबल के अंदर लाकर स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल हमने बना लिया सिलेक्ट चॉइसेस। अब याद हो अगर तो हमने फॉर्म के अंदर जो वैल्यू बनाई थी, यहाँ पर हमारे फॉर्म में हमने मेथड सेट किया था पोस्ट सेट किया है, मतलब कि यहाँ पर भी इस वैल्यू को हमें रिसीव करना है तो हम रिसीव करेंगे पोस्ट मेथड की ही मदद से, कोई और यूज नहीं करेंगे। तो अब इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिंटेक्स अलग रहता है बाकी लैंग्वेजेस से। तो सबसे पहले तो अब इतना याद रखना कि यहाँ पर जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरीका होता है। पीएचपी के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ तो बहुत आसान तरीका मिलता है इसको करने के लिए, लेकिन हम हैं ज़ेंगो के अंदर। वैसे ही कोर पीएचपी में जैसे अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो सीधे हमें एक ग्लोबल वेरिएबल मिल जाता है पोस्ट करके, और इसी के अंदर सिंपली हम नाम दे देते हैं। जैसे हमने वहाँ पर नेम दिया था चॉइस फॉर्म के अंदर, तो ऐसे ही बस कर देने से हमको वैल्यू मिल जाती है। लेकिन यही अगर हम जैसे पीएचपी का भी फ्रेमवर्क है, वहाँ पे यही सेम वैल्यू लेने के लिए कोऑर्डिनेटर एक फ्रेमवर्क है, उसमें यही सेम वैल्यू अगर हमें लेनी हो तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है कि $this इनपुट और इसके बाद में पोस्ट, और इसके अंदर फिर वही सेम चीज़ हम देते हैं। तो अलग अलग फ्रेमवर्क के अलग अलग तरीके होते हैं। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद में इसकी हैबिट पड़ जाती है और फिर दिक्कत नहीं होती है। हालांकि जेंगो के अंदर कुछ काम बहुत डायरेक्ट हो जाता है। पीएचपी की बात करें या कोऑर्डिनेटर की बात करें तो जब कभी भी हम वैल्यूज़ को रिसीव करते हैं तो उनको फिर हम उठाकर डेटाबेस के टेबल में स्टोर कराते हैं मैनुअली, लेकिन फिर जेंगो के अंदर अभी यही काम क्या होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, जैसे हमने यहाँ डिटेल्स में क्या किया, हमने डायरेक्ट चॉइस सेट लिया और चॉइस सेट मेथड मॉड्यूल के थ्रू ऑल मॉड्यूल को हमने कॉल किया और उसने सारा डेटा हमें दे दिया। ऐसा ही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो सारी डिटेल जो हमको वहाँ से क्या कहते हैं डिटेल के पेज से मिल रही है, उसको हम किसके थ्रू लेंगे, हम यहाँ पर कॉल करेंगे हमारे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमने एक्चुअल में ये ले रखा था क्वेश्चन डेटा से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया क्वेश्चन डेटा डॉट, और इसके बाद में क्या है, चॉइस अंडरस्कोर सेट, सेम मेथड। इसके बाद में डॉट, एक हमको मिलता है गेट मेथड। याद होगा जब हमने सेल के कमांड चलाए थे तो सेल के कमांड में यहाँ पर ये गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर क्वेश्चन ही रहेगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, जो ये वहीं से होगा। गेट कमांड जो होता था वैल्यू गेट करने के लिए होता है, और इस समय हमें वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए है detail.html के पेज से, तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे गेट का। और गेट में भी हम गेट क्या करने वाले हैं, गेट में हम प्राइमरी की के बिहाफ पे वैल्यूज को गेट करेंगे, मतलब कि पीके के अंदर करेंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली इस वैल्यू को यहाँ से उठा के हमारे टेबल में भी अपडेट करेगा। कैसे, हमने पीके में क्या क्या एक्सेप्ट किया है, रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट में भी हम किस चीज़ की रिक्वेस्ट किए हैं, हमने रिक्वेस्ट की है पोस्ट की, और पोस्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, चॉइस।
तो ये वाला सिंटेक्स तो काफ़ी हद तक तुमको पीएचपी जैसा लगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बात की कि जब हम कोर पीएचपी में होते हैं तो हम कुछ इस तरीके से कोड लिखते हैं। अब यहाँ पे ये स्टार अंडरस्कोर लिखा हुआ था, वो क्या कहते हैं पीएचपी के अंदर ग्लोबल वेरिएबल के लिए होता है। वैसे ही यहाँ पर भी हमने वैसा ही कुछ काम किया कि ठीक है, हमने पोस्ट मेथड का यूज किया था, तो उसी पोस्ट मेथड के थ्रू हमने वैल्यू रिसीव की, लेकिन रिसीव की रिक्वेस्ट के बिहाफ पे। ये वैल्यू हमें मिल गई है, ये वैल्यू मिल गई, इसी के ऊपर से अब हमें क्या करना है, ट्राई और एक्सेप्ट करना है। मतलब कि ठीक है, वैल्यू अगर नहीं मिलती है तो क्या हम उसको एरर शो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि याद हो हमने यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एरर मैसेज डिफाइन किया था। यह एरर मैसेज क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर एक एरर मैसेज शो हो जाएगा। कब शो होगा, जब ये वैल्यू हम इसको यहाँ से भेजेंगे तब। तो अभी के केस के लिए तो ये सही है, अभी के केस के लिए ये इतना सही है कि इसको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, और इसको अगर हम देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं। लेकिन अब पहले काम क्या है कि इसको हम ट्राई और एक्सेप्ट में डाल दें। तो पहले तो हमने इसको क्या किया, ट्राई के अंदर रखा कि ठीक है, अगर सिलेक्ट चॉइस के अंदर वैल्यू हमें मिल रही है तो ठीक है, अदरवाइज एक्सेप्ट में हमने क्या किया, हमको मिलता है की एरर। की एरर कब मिलता है, जब हमको वैल्यू नहीं मिलती है तब होता है की एरर। तो ये की एरर जब हमको मिलेगा तो उस की एरर पे हम क्या करेंगे, चॉइस टेबल में डज नॉट एग्जिस्ट वाला जो होता है वो हमको चॉइस, जो डेटाबेस का टेबल है चॉइस, वो वहाँ से अगर हमें चॉइस नहीं मिल रही है, वोटिंग की आईडी नहीं मिल रही है, तो डेटाबेस का टेबल जो है वो एरर जनरेट करेगा डज नॉट एग्जिस्ट का, कि आपने जिस किसी भी आईडी के लिए हमें कॉल किया है वो आईडी असल में नहीं मिल रही है। तो चॉइस डॉट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिंपली हो गया, यही काम हमने एग्जिस्ट होता है। यही काम हमने कहाँ पे किया था, कुछ देर पहले हमने किया था यही सेम काम इसके ऊपर, यहाँ पर कि हम डज नॉट एग्जिस्ट कर रहे थे कि ठीक है, क्वेश्चन डॉट डज नॉट एग्जिस्ट का जब एक्सेप्शन हमको मिल रहा है तब। लेकिन अब यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या हो गई कि जो वैल्यू हम लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं फॉर्म से, और फॉर्म से वैल्यू लेकर आ रहे हैं, मतलब कि फॉर्म से आने वाली वैल्यू जो है उसको हमें डायरेक्ट चेक करना है डेटाबेस के टेबल से कि ठीक है, ये जो भी प्राइमरी की आई हुई है क्या ये प्राइमरी की डेटाबेस के टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं करती है दैट मीन्स कि डेटाबेस का टेबल हमें डज नॉट एग्जिस्ट का एरर दे देगा। वो अगर वो एरर दे रहा है तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे फिर हमारा काम आता है कि हम रिटर्न कराएंगे, और रिटर्न भी क्या कराएंगे, रेंडर हम करा रहे थे वही रेंडर कराएंगे, और रेंडर के अंदर हम 3 पैरामीटर भेज रहे थे, वो 3 पैरामीटर हम यहां से भी भेजेंगे। सबसे पहले तो हमारा रिक्वेस्ट हो गया, और इसके बाद में फिर हमारे एप्लीकेशन में किस HTML फॉर्म के ऊपर वो वैल्यू जानी है, तो पोल्स, और पोल्स में ये सब कुछ जाना है डिटेल के पेज पे, तो डिटेल डॉट HTML, और डिटेल डॉट HTML पे क्या लेकर जाना है, एक्चुअल में एरर मैसेज लेकर जाना है। तो की हमने क्या दे दिया, एरर अंडरस्कोर मैसेज, और इस एरर अंडरस्कोर मैसेज में हमने वैल्यू क्या दे दी, हमने वैल्यू दे दिया कि यू डिडंट सिलेक्ट एनी चॉइस। अगर उसने चॉइस नहीं सिलेक्ट की है तो उसको ये एरर मैसेज मिल जाएगा। अदरवाइज ये सब कुछ उसने ठीक कर रखा है, फिर क्या होगा, फिर ये सारा काम जो होगा वो जाएगा एल्स के अंदर। मतलब कि फाइनली अगर उसने सिलेक्ट कर रखा है तो यहीं से सीधे जंप ऑन हो जाएगी चीजें। जंप ऑन होगा ट्राई से, वो सीधे पहुंचेगा कहाँ पे, एल्स में। हम ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स, इसका जो केस देखते हैं वहां पर हमें 3 चीजें मिलती हैं, 4 चीजें मिलती है, एक फाइनली भी मिलता है। और ये पाइथन का कॉन्सेप्ट है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स। लेकिन एल्स जो है, चाहे ट्राई चले चाहे एक्सेप्ट चले, एल्स तो हमेशा वैल्यू को
देगा ही देगा। इसीलिए हमने क्या किया, सबसे पहले ट्राई के अंदर हमने सिलेक्ट किया जो भी चॉइस था, अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, उसके बाद में हम डायरेक्ट एल्स में आएंगे। अदरवाइज अगर यूज़र ने कोई भी चॉइस सिलेक्ट नहीं की और वोट पे क्लिक कर दिया तो हमको मिलेगा की एरर, तो उसको हम यहाँ पर हैंडल करेंगे। और ये हमको एक्चुअल में चॉइस पे एरर दे रहा है, ये चॉइस पे एरर हमें क्यों दे रहा है, इसके लिए हम ये देखना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ पर अभी तक चॉइस वाले टेबल को ऐड ऑन नहीं किया था, इसको ऐड ऑन करना ज़रूरी है। चॉइस वाले टेबल को हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया, मतलब कि ये टेबल कह रहा हूँ मैं, चॉइस वाले मॉडल क्लास को यहाँ पे हमने ऐड ऑन कर लिया। ये एरर यहाँ से जाता रहा। फाइनली चाहे हमें ट्राई से वैल्यू मिले चाहे एक्सेप्ट से मिले, एक्सेप्ट के केस में हमको एरर मैसेज शो होगा, ट्राई के केस में हमको वैल्यू मिल जाएगी। जब हमें ये सिलेक्ट चॉइस वाली आईडी मिल गई तो उसी आईडी में, इसी आईडी का यूज करके, मतलब कि चॉइस की आईडी मिली 1 2 3 कुछ भी मिला, जो भी मिला, उस आईडी पे हमें वोट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करनी है, मतलब कि +1 कर देना है। वही काम हम यहाँ पर करेंगे। और ये करने से होगा क्या, हमारा जो वोट है इस वोट में ये 0 से 1 हो जाएगा। जितनी बार भी वोटिंग होगी उतनी बार हमें वो प्लस करना है। तो फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वही यूज करते हैं, हमारा सिलेक्ट चॉइस था, वेरिएबल सिलेक्ट चॉइस, और इसमें से हम किसको निकालिए, डॉट वोट्स। क्योंकि जो ये चॉइस सिलेक्ट है, सिलेक्टेड चॉइस जो है, ये असल में कहाँ से होकर आया है, क्वेश्चन डॉट चॉइस सेट, मतलब कि ये जो है सीधा सीधा कनेक्टेड है हमारे डेटाबेस के चॉइस टेबल से। तो हम क्या कह रहे हैं यहीं पर कि ठीक है, ये जो चॉइस वाली टेबल है, इस टेबल के अंदर आप जो है अगर यहाँ तक पहुँचते हो तो प्लस कर देना 1 वोट्स के अंदर। अब इसको हम या तो लिख दें कि इक्वल टू करके सिलेक्टेड चॉइस डॉट वोट्स +1, या हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके बाद में अगर याद हो तो हमको इसको सेव करने के लिए सेव मेथड मिलता है। तो हमने फिर से क्या किया, सिलेक्टेड चॉइस डॉट सेव मेथड को कॉल किया, ताकि ये कमिट होगा, कमिट होने के बाद में क्या होगा, डेटाबेस के टेबल में ये वैल्यू सेव हो जाएगी। जब ये सेव हो गई तो फाइनली हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं, और रिटर्न कराने पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 काम हो रहे हैं। अभी तक आपने जितना भी काम देखा था वहाँ पर एक ही काम हो रहा था, या तो हम HTML तक जा रहे थे, या तो HTML से वापस आ रहे थे, या हम डेटाबेस तक जा रहे थे, डेटाबेस से वापस आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो वैल्यू लेकर आया और फिर इसके बाद में रिस्पॉन्स भी उसको देना है। और अब जो है ये रिस्पॉन्स को क्या करना है, हमें जो भी कुछ यहाँ पर रिटर्न होगा उसको हमें रिजल्ट पे ले जाना है। रिजल्ट का मतलब कि यहाँ पे, क्योंकि यहीं से हम क्या करेंगे, रिजल्ट शो कराएंगे। तो इसी के लिए हमें एक और मेथड मिलता है। अभी तक हमने HTTP रिस्पॉन्स देखा था। HTTP रिस्पॉन्स हम कहाँ से यूज कर रहे थे, HTTP के मॉड्यूल से। Django में HTTP था, उसी में से हमने निकाल रखा था। फिर हमने उसके आगे क्या कहते हैं, HTTP 404 भी देखा था, लेकिन अब इसका काम खत्म है, तो उसको अभी हम रहने देते हैं, बाद में इनको हम हटा देंगे। HTTP अब हमको क्या चाहिए है, HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। तो इसके लिए हमने कॉल किया HTTP रिस्पॉन्स रीडायरेक्ट। ये क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ठीक है, पहले इसने रिस्पॉन्स लिया और रिस्पॉन्स लेने के बाद में उसको रीडायरेक्ट कर दिया। रीडायरेक्ट मेथड मॉड्यूल का हम क्यों यूज कर रहे हैं, मॉड्यूल कह रहा हूँ, मेथड का, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, वैल्यू को डायरेक्ट यहीं से रीडायरेक्ट करेंगे दूसरे मेथड पे। अब हर एक मेथड का अपना नंबर ऑफ सेटअप आर्ग्यूमेंट होता है, तो इसका भी अपना एक सेटअप आर्ग्यूमेंट है। वो सेटअप आर्ग्यूमेंट क्या है कि सबसे पहले ये वाला जो है, ये तो हम हटा ही देते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम जो वैल्यू है उसको किस मेथड पे भेजने वाले हैं। तो इसके लिए हम कॉल करते हैं यहाँ से रिवर्स मेथड को। तो हमने कॉल किया रिवर्स मेथड को, और इसके अंदर जो हमने ये कॉल किया रिवर्स, इसके अंदर हम भेज देंगे हमारे पोल्स के रिजल्ट मेथड का नाम। तो रिवर्स, और रिवर्स के अंदर ले जाना है वैल्यू को पोल्स के अंदर रिजल्ट तक।
और हमने नाम दिया था रिजल्ट की रिजल्ट्स। ठीक है, रिजल्ट्स दिया है, रिजल्ट्स एंड दूसरी चीज क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कीवर्ड मिलता है आर्क्स, मीन्स की आर्ग्यूमेंट, और इसमें हम पास क्या करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन था उसकी आईडी को। तो हमने क्वेश्चन दिया और डॉट करके क्वेश्चन की आईडी चली गई। ठीक है, और ये क्या है, ये एक टपल वैल्यू है, इसलिए हमने एक कॉमा दिया है लास्ट में ताकि ये टपल वैल्यू को रिकॉग्नाइज कर ले। ये काम हमारा हो गया। तो इसके साथ में एक चीज हमको और चाहिए थी, ये रिवर्स दिख रहा है, जो ये रिवर्स हम यूज करते हैं, ये रिवर्स भी एक मॉड्यूल है। मतलब कि इसके लिए हमें यूआरएल्स के पास जाना पड़ता है, जो जेंगो का यूआरएल्स है। जब भी कभी हमें हमारे क्या कहते हैं मेथड्स के अंदर ही एक मेथड से वैल्यू दूसरे मेथड पे पास ऑन करना है, तो उसके लिए जेंगो के अंदर हमें यूआरएल्स मॉड्यूल मिलता है। तो यहीं पे जस्ट नीचे हम कॉल कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल। तो यूआरएल्स में से हम इंपोर्ट करते हैं रिवर्स को। ये रिवर्स हमें मिल गया। ये क्या करेगा, वैल्यूज को भेज देगा वहां तक। तो पॉल्स के रिजल्ट्स तक जाना था और आर्ग्यूमेंट क्या ले जाना था, क्वेश्चन आईडी। इतना काम हमारा हो गया। दैट मीन्स कि ये फाइनली फॉर्म बन गया। पहली बार के लिए थोड़ा टिपिकल है, लंबा है, घुमा के है ये चीज थोड़ा सा, लेकिन ये एक बार ये काम हो गया तो इसके बाद में जब थोड़ा थोड़ा इसको काम करते रहोगे तो ऑटोमेटिक इसकी आदत बन जाएगी। ये सब कुछ हो गया तो एक बार हम टर्मिनल पे देख ले कि हमें कोई क्वेश्चन एरर तो नहीं मिल रहा है। एरर नहीं मिल रहा है, परफेक्ट है। एक बार हम चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हमने यहां से सिलेक्ट किया यूजिंग पाइथन लैंग्वेज चॉइस को और सबमिट कर दिया। क्लिक करने के साथ में हम कहां पहुंच गए, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो गए रिजल्ट पे। अगर यूआरएल को देखो तो रिजल्ट पे हम पहुंच गए। और यू आर लुकिंग एट रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन 1, जो कुछ भी हमने अभी तक रिजल्ट में दे रखा था मेथड में वही मिल गया। लेकिन असल काम क्या था, यहां पर इस टेबल में क्या वैल्यू अपडेट हो गई कि नहीं हुई, हमें ये चेक करना है। तो एक बार हमने टेबल पे क्लिक किया, अपडेट हुआ, क्या हुआ, काउंट 1 बढ़ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो है ये टेबल जो वोट हमने एक किया था वो एक वोट जो है हमारे चॉइस टेबल के अंदर आकर स्टोर हो गया। अब इसी तरीके से हम जितनी बार भी इसमें वोटिंग करेंगे बैक जा जाके, उतनी बार ये उसके काउंट को बढ़ा बढ़ा के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 करता चला जाएगा। जिस किसी भी क्वेश्चन के लिए वोटिंग हम आप करेंगे ये काम वो करेगा। यहां तक हमारा काम हो गया कि हमने एक फॉर्म बनाया। इसी तरीके से हम इससे रिलेटेड और भी फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अभी दूसरा हमारा काम क्या होगा कि हम इस रिजल्ट के पेज के लिए भी एक HTML फाइल बनाएं और वहां पर हमारे रिजल्ट को सही तरीके से अच्छे से दिखाएं, ताकि ये पता चले कि ये किस क्वेश्चन का वोटिंग था, वोटिंग नंबर ऑफ कितनी हुई है अभी, वो सारी चीजें हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।